12 साला उम्मे कलसूम सहन में बैठी औरतों को घूर घूर कर देख रही थी। आंखों को मसलती हुई वो बाहर सहन में आई। कितनी देर से इसे बाहर सहन से लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं। अपने घर में इतने सारे लोगों को देखकर वो आंखें मसलते हुए आई। हाथ में इसने अपनी मखसूस गुड़िया पकड़ रखी थी। बाहर आकर लोगों के मजमे को देखकर चीखने चिल्लाने लगी। चीख चीख कर अपनी अम्मा को आवाज देकर बोली कि अम्मा, इतने लोग हमारे घर में क्यों इकट्ठे हैं? ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? इनको बोलो चुप कर जाएं, मुझे सोना है। इसके यूं चिल्लाने पर रिश्तेदार और मोहल्ले की खवातीन पलटकर इसे देखने लगी थीं। इस मासूम को तो ये भी नहीं पता था कि जिस माँ को वो आवाजें दे रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। वो बाहर आई और गुस्से से हर रोती हुई औरत को चुप करवाने लगी। बोली कि कोई भी ना रोए। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? अपने अपने घरों को जाएं। ये मेरा घर है। इतना कहने के बाद उम्मे कलसूम अपनी अम्मी अब्बू को आवाजें देने लगी। पूरे घर में इनको ढूंढती रही, मगर माँ बाप कहीं ना मिले। सहन में 2 जनाजे पड़े थे, मगर उम्मे कलसूम तो इनकी जानिब देख नहीं रही थी। आखिर को एक तरफ से इसे अपने चाचा बैठे हुए दिखाई दिए। वो रोते हुए उस जगह के पास गई और कहने लगी कि चाचा, मेरे अम्मी अब्बू किधर हैं? ये लोग हमारे घर में क्यों इकट्ठे हैं? चाचा ने एक नजर अपनी पागल भतीजी पर डाली और फिर लोगों की नजरों को खुद पर मरकूज पाया तो फौरन अपनी भतीजी को सीने से लगाकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर इसे दिलासा देते हुए बोले कि बेटा, तेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुके हैं। तू दुनिया में अब तन्हा रह चुकी है। उम्मे कलसूम ने जब ये बातें सुनी तो हैरत से अपने चचा का चेहरा देखने लगी। इसे तो ये भी नहीं पता था कि मौत क्या है और जिंदगी क्या है। वो चाचा की बात समझ ही रही थी कि जब इसे सफेद चादरों में लिपटे हुए 2 वजूद सहन में पड़े नजर आए। वो धीरे धीरे चलती इनके पास गई और चेहरे से चादर हटाई। औरतें तो समझ रही थी कि उम्मे कलसूम अपने वालिदैन को इस हालत में देखेगी तो फूट फूट कर रो देगी, मगर नतीजा इनके बरक्स था। उम्मे कलसूम ने जैसे ही अपनी वालिदैन को लेटा देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वो तालियां बजाकर हंसने लगी और हंस हंस कर कहने लगी कि अच्छा, तो आप लोग यहाँ सो रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं ना? ये लोग पता नहीं क्यों रो रहे हैं। इनको बोले ना चुप करें और अपने अपने घरों को जाएं। वो औरतें इस बच्ची की हालत देखकर इसकी जात पर तरस खाने लगी थीं कि जब उम्मे कलसूम अपनी माँ के पास जाकर बैठी और इसे बाजू से हिलाकर बोली कि अम्मा, मुझे नाश्ता बनाकर दो, बहुत भूख लगी है। तुम पहले तो इतनी देर नहीं सोती थी। मगर इसके वालिदैन तो वफात पा चुके थे। उम्मे कलसूम अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसकी पैदाइश में अभी वक्त था कि जब उम्मे कलसूम की वालदा सीढ़ियों से गिर गई। इनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। फौरन इन्हें अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की जान भी खतरे से बाहर थी, मगर वक्त से पहले उम्मे कलसूम की पैदाइश हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि बच्ची बिल्कुल सेहतमंद है, कोई किसी भी तरह की कमजोरी नहीं है। उम्मे कलसूम के वालिदैन ये सुनकर खुश हो गए, मगर जैसे जैसे उम्मे कलसूम बड़ी हुई और इसकी हर बात पर गौर किया गया तो वो बड़ी अजीब थी। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो ये बात सामने आई कि उम्मे कलसूम की जहनी हालत आम लोगों जैसी नहीं है, बल्कि ये नीम पागल है। मगर इसका इलाज होता रहे तो हो सकता है कि ठीक हो जाए, वरना ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये सुनकर इसके वालिदैन बेहद रोए थे, क्योंकि उम्मे कलसूम के बाद इनकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद वो उम्मे कलसूम का बेहद ख्याल रखते, इसका इलाज करवाते रहे ताकि वो आम लोगों की तरह उठना बैठना सीख जाए। वो काफी हद तक बदल भी चुकी थी। पैसे की भी कोई कमी ना थी। वो अपने खानदान में सबसे अमीर जाने जाते थे। उस रोज उम्मे कलसूम की सालगिरह थी। वो पूरे 12 साल की हो चुकी थी। इसके वालिदैन इसके लिए केक और इसकी पसंदीदा चीजें लेने के लिए गए तो रास्ते में ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों मौके पर जान की बाजी हार चुके थे। उम्मे कलसूम के माँ बाप का जनाजा उठाकर ले जाया गया तो उम्मे कलसूम तड़प उठी। फौरन इन लोगों को रोककर कहने लगी कि आप लोग मेरे अम्मा अब्बा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इन्हें कहीं मत लेकर जाओ, ये सो रहे हैं। मगर उम्मे कलसूम की चची ने इसे पकड़ लिया। वो रोती बिलखती रही, खुद को छुड़वाती रही कि मुझे भी अपने माँ बाप के साथ जाना है। मगर इसके वालिदैन हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा चुके थे। 2 दिन तक तो यूं ही खेल कूद में लगी रही, हर चीज से बेगानी रही। मगर जब बहुत ज्यादा देर तक इसे अपने वालिदैन की मोहब्बत और शफकत ना मिली तो वो बीमार रहने लगी।
रो रो कर अपने माँ बाप को बुलाने लगी। दीवार पर लटकी हुई इनकी बड़ी सी तस्वीर को देखकर रोती रहती। इसे तो गशी के दौरे पड़ने लगे थे। कई बार बेहोश हो चुकी थी। एक हफ्ते तक बुखार में तड़पती रही। चाचा इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर का कहना था कि इसे खुश रखें, इसका बेहद ख्याल रखें। कोशिश करें कि इसे इतनी खुशियां दें कि ये अपने वालिदैन को भूल जाए, वरना इसकी जहनी कैफियत मजीद बिगड़ सकती है। उम्मे कलसूम के वालिदैन के स्वयं तक तमाम खानदान वाले इनके यहाँ आते जाते रहे। जब स्वयं हो गया और तमाम तर रिश्तेदार अपनी अपनी जिंदगियों में दोबारा से मशगूल हो गए तो चाची ने भी अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। उम्मे कलसूम के वालिद के मुकाबले में चचा कुछ खास कमाते ना थे, बल्कि एक मतवासित तबके से ताल्लुक रखते थे। यूं भाई और भाभी की मौत के बाद सारी जायदाद उम्मे कलसूम के नाम हो चुकी थी। उस रात उम्मे कलसूम के चचा चाची दोनों ही बैठे थे। चाची सरगोशी नुमा अंदाज में अपने शोहर से कहने लगी कि उम्मे कलसूम तो पागल है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसके नाम सारी जायदाद तुम अपने नाम करवा लो। यह सुनकर चाचा सोच में पड़ गया। कहने लगा कि ऐसे तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर उम्मे कलसूम की शादी हम अपने जवाद से करवा दें तो फिर ये जायदाद हमारे बेटे के नाम हो जाएगी। फिर करोड़ों की मालियत के मालिक सिर्फ हम लोग होंगे। इतना सुनना था कि चची बिफर उठी। कहने लगी कि खबरदार, मेरा एक ही एक बेटा है। मैं अपने बेटे के साथ इस पागल लड़की की शादी भला क्यों करवाऊंगी? अरे इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चची तो ऊंचा बोलने लगी थी, मगर चाचा ने इसे बाजू से पकड़कर भींचा और कहने लगा कि होश के नाखून लो। हमने कौन सा सारी जिंदगी इस पागल को अपने बेटे के साथ बांधे रखना है? अपना मकसद पूरा होता गया तो रफा दफा करेंगे। हमारा मकसद तो जायदाद है। फिर चाहे किसी पागल खाने जाए या किसी कचरे कुंडी में, हमें इससे क्या। मासूम सी कलसूम बाहर अपनी गुड़िया को सीने से लगाए अपने माँ बाप की तस्वीर को देख रही थी। इसे तो पता भी नहीं था कि इसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है। 5 साल तक वो अपने चाचा चाची के साथ रही। अगर कोई रिश्तेदार औरत इनके यहाँ मिलने आती तो चाची उम्मे कलसूम के साथ अच्छा रवैया रखती, जैसे वो इसे माँ बनकर पाल रही है। मगर जैसे ही वो लोग जाते तो उम्मे कलसूम को एक वक्त के खाने के लिए भी तरसाया जाता। किसी को इसकी परवाह ही नहीं थी। धीरे धीरे इसकी जहनी कैफियत मजीद बिगड़ने लगी थी, क्योंकि इसका इलाज रुक चुका था। उम्मे कलसूम 17 साल की हुई तो इन्हीं दिनों कलसूम का चचाजाद जवाद 22 साल का हो चुका था। जब चाचा और चाची ने अपने बेटे से कहा कि वो जायदाद की खातिर उम्मे कलसूम से निकाह कर ले, पहले तो इसने साफ इनकार किया, मगर जब जायदाद और करोड़ों की प्रॉपर्टी देखी तो मान गया। जल्द ये खबर पूरे खानदान में फैली तो हर कोई चाचा चाची और जवाद को खूब दाद देने लगा। कहने लगा कि तुम जैसे रिश्तेदार तो बहुत कम होते हैं। भला कौन अपने इकलौते बेटे की शादी एक पागल से करवाता है? उम्मे कलसूम दुल्हन बनी बैठी थी। बार बार कभी अपने माथे पर लगी माथा पट्टी को खींच देती तो कभी अपने हाथों में मौजूद गजरों के फूल तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंकने लगी। कभी अपने साथ बैठे जवाद की मूछें खींचने लगती और हंसती तो कभी इसके हाथ में मौजूद घड़ी पर अपने नकली नाखून मारकर छेड़ने लगती। जवाद इस तरह की हरकत से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुका था, मगर इसके बावजूद वो खामोशी से मुस्कुराकर जब्त से बैठा रहा। निकाह ख्वाह इजाबो कबूल के लिए आया। पहले तो पेंसिल उठाकर उम्मे कलसूम ने निकाह के रजिस्टर पर ही लकीरें फेर दी, मगर फिर किसी न किसी तरह इसे बहला फुसलाकर निकाह नामे पर अंगूठा लगवाया गया और जवाद के साथ इसका निकाह कबूल करवाया गया। सब रिश्तेदार जैसे ही वहां से गए तो जवाद का पारा हाई हो चुका था। अभी भी उम्मे कलसूम इसके साथ बैठी हंस रही थी। बार बार घूंघट नीचे फेंक कर ऊपर उठाती और जवाद को कहती कि मैं तो तुम्हारी दुल्हन हूँ, मेरी तुमसे शादी हो गई। मेरा दूल्हा कितना प्यारा है ना। जवाद के तो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अगले ही पल इसने उम्मे कलसूम को गर्दन से दबोचा और दबोच कर दीवार से जा लगाया। उम्मे कुलसुम का सांस बंद होने लगा था। वो खांसने लगी, जबकि जवाद का तो बस नहीं चल रहा था कि अभी इसकी सांस की नाली बंद ही कर दे। कहने लगा कि बहुत देर की तुम्हारी ये अजीबो गरीब हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब अगर तुमने मेरे सामने ये सब किया तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कलसूम की चाचा चाची फौरन आगे बढ़े और जवाद को दूर किया कि अभी अचानक कोई यहाँ पर आ जाता तो क्या होता। किसी तरह से समझा बुझाकर चाची ने उम्मे कलसूम को अपने बेटे के कमरे में बिठा दिया और गुस्से से झिड़का और खबरदार किया कि अब तुमने यहाँ पर कोई भी हरकत की या मेरे बेटे को तंग करने की कोशिश की, जैसे मैं बिठाकर गई हूँ वैसे ही बैठी रहना,
वरना जवाद के गुस्से का तो तुम्हें पता ही है, वो तुम्हें फिर से मारना शुरू कर देगा। यह सुनकर उम्मे कलसूम डर कर बेड पर बैठ चुकी थी। वो अभी बैठी थी कि जवाद कमरे में आया, जबकि चाचा चाची तो अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। इनको इस बात की खुशी थी कि चंद ही रोज बाद वो बहाने से उम्मे कलसूम का अंगूठा लगवा लेंगे और फिर ये घर में पड़े हुए किसी फालतू सामान से ज्यादा नहीं रहेगी। मगर जैसे ही जवाद कमरे में आया तो उम्मे कलसूम को अपने कमरे में देखकर इसे गुस्सा सा आ चुका था। मारे गुस्से के इसने उम्मे कलसूम को डांटा और बोला कि उठो मेरे बिस्तर से, किसकी इजाजत से तुम यहाँ बैठी हो। उम्मे कलसूम डरती हुई बिस्तर से उठी तो जवाद ने इसके पूरे मुंह पर फैला हुआ घूंघट एक झटके से उतारकर एक जानिब को फेंका। इसके माथे से माथा पट्टी और हार सब कुछ बिखर चुके थे। उम्मे कलसूम रोने लगी थी, मगर अगले पल जवाद ने इसे धक्के देकर अपने कमरे से निकाला और बोला कि खबरदार जो अब मेरे कमरे में दाखिल होने की कोशिश भी की तो। कलसूम कमरे से बाहर गिर चुकी थी। सारी रात वो कमरे के बाहर बैठकर गुजार चुकी थी। सुबह हुई और चाची ने इसे कमरे के दरवाजे पर सोया देखा तो एक पल को वो आगे बढ़ी। इसका दिल चाहा कि अपने बेटे को डांटे कि भला नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा कौन करता है, मगर तभी से याद आया कि ये तो पागल लड़की है, कर दी होगी कोई उल्टी सीधी हरकत, तभी जवाद ने गुस्से में इसे निकाला होगा। खैर इसे तो कोई सरोकार भी नहीं था। वहीं पर उम्मे कलसूम को छोड़कर वो किचन में नाश्ता बनाने चली गई। चची का रवैया उम्मे कलसूम से मजीद बुरा हो चुका था। वो इसे घर के काम करवाने लगी, जो कि इसे ठीक ना होते तो चची इससे मारने लगती। वहीं जवाद और चचा भी इसके साथ बड़ा ही बुरा रवैया रखने लगे थे। जरा जरा सी गलती पर इसे डांटते धुतकारते। चची तो हर बार इसके दिमाग पर ही मारा करती, जिससे इसका जहनी तवाजन मजीद खराब होने लगा। जो भी था जवाद उम्मे कलसूम पर हक रखता था। इसी बिना पर इसने कलसूम के साथ अपने इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाया। धीरे धीरे जैसे जैसे शादी को कुछ माह गुजरे तो इसके दस्तखत और बाकी के मामलात भी तय कर लिए गए। वो सारी जायदाद जवाद के नाम हो चुकी थी। इन लोगों की तो खुशी की कोई इंतहा न रही। जिस रोज ये जायदाद जवाद के नाम हुई तो वो खुशी खुशी घर अपनी माँ को गले लगाकर मुबारकबाद देने लगा। मगर सुबह से उम्मे कलसूम की तबीयत काफी खराब थी। इसे चक्कर आ रहे थे। कितनी मर्तबा वो उल्टियां कर चुकी थी। मजबूरन चची के कहने पर जवाद इसे डॉक्टर के पास ले गया, मगर डॉक्टर ने चेकअप के बाद जो खबर सुनाई, जवाद के कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। डॉक्टर कहने लगी कि उम्मे कलसूम तो 2 माह से हामला है। ये सुनकर तो इसके होश उड़े थे। इसने घर में किसी को भी ये खबर ना बताई, कहा कि मौसमी बुखार है, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। घर लाकर इसने अपनी माँ से कहा कि मैं अब इस पागल को अपने साथ मजीद नहीं रखूंगा, मैं इसे तलाक दे दूंगा। यूं उसी वक्त जवाद ने उम्मे कलसूम को तलाक दी और फिर इसे वहीं फेंक कर वहां से चले गए। उम्मे कलसूम को तो ये खबर भी ना थी कि इसके साथ हुआ क्या है। आखिर चाचा और चाची अपना सामान पैक करके यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। वो सारी जायदाद और करोड़ों रुपए लेकर वहां से जा चुके थे। सिर्फ ये घर था जो कि वो उम्मे कलसूम के लिए छोड़ गए थे। उम्मे कुलसुम घर में अकेली हो चुकी थी। धीरे धीरे इसे एहसास होने लगा कि अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मगर यह गहरा सदमा था या खुदा की तरफ से इस पर एक करम कि इसे थोड़ी बहुत समझ बूझ लगने लगी। इसे जब यह पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो खुश हो गई। वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पास भी जाया करती। डॉक्टर इसे जो ताकीद करती वो बड़े ही ध्यान से सुनती और इस पर अमल करती। 9 माह बाद इसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जो कि इसी की तरह बड़ा ही खूबसूरत था। बेटे को देखकर तो वो खुशी से निहाल हो गई। हर वक्त इसे सीने से लगाए रखती और चूमती रहती। इसका बहुत ख्याल रखती। इसका मामूल था वो सरकारी अस्पताल में उसी मखसूस डॉक्टर के पास जाया करती। वो लेडी डॉक्टर भी उम्मे कलसूम से काफी मायूस हो चुकी थी, इसलिए मुफ्त में ही इसे दवाइयां दे दिया करती और समझा देती। बेटे के आने के बाद उम्मे कलसूम काफी बदलने लगी थी। इसकी दिमागी हालत भी गोया वक्त के साथ साथ बेहतर होने लगी। मगर फिर एक रोज जब लोगों ने इस पागल औरत के पास इतने खूबसूरत बच्चे को देखा तो इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि ये बच्चा चुरा कर लाई है तो कोई कहता कि ये तो पागल है, इसके साथ किसने शादी करनी थी, यकीनन ये बच्चा इसका नाजायज बच्चा है। ऐसी बातों ने उम्मे कुलसूम का ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ना शुरू कर दिया। वो अपने बच्चे का भरपूर ख्याल रखती। सारी सारी रात इसे गोद में उठाकर बैठी रहती। अपने बच्चे का नाम इसने गुड्डू रखा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और गुड्डू बड़ा हो गया। गुड्डू तो सिर्फ एक फर्जी नाम था। शायद गुड्डू पहला लड़का था जिसने अपना नाम खुद तजवीज़ किया था।
इसने अपना नाम सरमद रखा, जबकि इसकी माँ इसे गुड्डू बुलाया करती। अपनी माँ की ज़हनी हालत के बारे में इसे बखूबी इल्म हो चुका था। धीरे धीरे इसने ना सिर्फ पढ़ाई जारी रखी, बल्कि अपनी माँ का भी ख्याल रखता, घर के काम काज करता, अपनी माँ के साथ वक्त गुजारता। मगर उम्मे कलसूम की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। वो अजीबो गरीब हरकतें करती, कभी सरमद से किसी चीज की फरमाइश करती तो कभी कहती मुझे बाहर लेकर जाओ। सरमद एक अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ की हर बात मानता। वो जहाँ कहती इसे लेकर जाता, वो जो खाने को कहती इसे ला देता। और फिर जब इसकी माँ छोटे बच्चों की तरह वो चीज खाती तो वो देखकर मुस्कुराता रहता। इसे तो बस ये बात दिल को छू चुकी थी कि अगर इसकी ये माँ इसे पाल पोस कर बड़ा ना करती तो वो कब का मर चुका होता। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता गया और उम्मे कलसूम की तबीयत मजीद बिगड़ना शुरू हो गई। वो पहले जैसी नहीं रही थी। अपने बेटे से भी जैसे वो नफरत सी करने लगी थी। वो तो भूल ही चुकी थी कि सरमद इसका बेटा है। इसकी यही कोशिश होती कि वो घर से बाहर जाए, मगर सरमद इसे जाने नहीं देता था, क्योंकि एक मर्तबा पहले भी इसकी माँ यूं ही घर से निकली थी और फिर बड़ी मुश्किल से वो इसको ढूंढ कर लाया था। वो घर को हमेशा ताला लगा कर रखता, जिस पर उम्मे कलसूम चीखती चिल्लाती, अपने बेटे को मारती, यहाँ तक कि सरमद के मुंह पर खरोंचों से खून आने लगता। मगर इसने कभी उफ तक नहीं की थी। वो अपनी माँ को बड़े ही प्यार से समझाता, कहता कि मैं आपकी हर जरूरत यहीं घर पर पूरी करूंगा, आप यहीं घर में रहें, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भला ही चाहता हूँ। मगर वो रोने लगती, कहती कि मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा ला कर दो, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। सरमद मुस्कुराकर फौरन माँ को वो चीज मंगा देता, मगर अगले ही पल वो इस खाने को हाथों से मसल कर खराब कर दिया करती। तो ये बात सरमद को बुरी लगती। वो अपनी माँ को समझाता कि ऐसा मत किया करें, गुनाह होता है, अल्लाह पाक नाराज होते हैं। वो अपनी माँ का खराब किया खाना खाने लगता तो इसकी माँ भी ये देखकर इसके पास बैठ जाती और फिर वो खाना अपने बेटे की तरह उठा उठा कर खाने लगती। ये देखकर सरमद मुस्कुरा देता। अगर वो चाहता तो अपनी माँ को पागल खाने छोड़कर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया था। वो अपनी माँ के साथ बड़ी ही मोहब्बत के साथ पेश आता। एक रोज टीवी पर मदीना मुनव्वरा की तस्वीरें और जियारत करवाई जा रही थी। ये देखकर उम्मे कलसूम तड़प उठी, कहने लगी कि ये कौन सी जगह है। जब सरमद ने बताया तो वो कहने लगी कि मुझे भी मदीना जाना है, मुझे मदीना लेकर जाओ। मैं भी वहां पर जाकर इन जालियों को चूमना चाहती हूँ जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद तो जैसे इसने रट ही लगा ली। उठते बैठते सोते जागते उम्मे कलसूम एक ही बात कहती रहती। उस वक्त सरमद की उम्र 30 साल हो चुकी थी। वो एक अच्छी नौकरी कर रहा था। ज्यादातर इसकी यही कोशिश होती कि वो घर में रहकर लैपटॉप पर अपना काम करता रहे, ताकि अपनी माँ का भी ख्याल रख सके और अपनी जॉब भी हैंडल कर सके। इसने जब अपनी माँ की जो ख्वाहिश देखी तो गहरी सांस खारिज करके रह गया कि अम्मा मैं आपको मदीना मुनव्वरा जरूर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर इसकी माँ खुश हो गई। जिस रोज इसने मदीना मुनव्वरा के लिए निकलना था वो फ्लाइट से पहले फजर की नमाज अदा करते हुए रोने लगा। अपने रब से दुआ करने लगा कि मेरे रब, मैं तेरे हबीब की रोज़े मुबारक की जियारत को जा रहा हूँ। यही मेरी माँ की ख्वाहिश है। बस मेरी यही दुआ है कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं अपनी माँ की मोहब्बत के लिए तरस चुका हूँ। मुझे मेरी माँ का प्यार चाहिए। मैं मजीद अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता। वो कितनी ही देर से दुआएं करता रहा और फिर अपनी माँ के साथ वो मदीना मुनव्वरा पहुंच चुका था। जैसे ही उन्होंने रोज़ा मुबारक के सिहन मुबारक में कदम रखे तो सामने गुम्बद खजरा को देखकर इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वहीं इसकी माँ भी रोने लगी। दोनों ही वहां पर बैठकर दरूदो सलाम भेजते हुए कितनी ही देर रोते रहे। इसकी तो पहली और आखिरी दुआ ही यही थी कि इसकी माँ बस सेहत याब हो जाए। कि तभी जब वो रोज़े मुबारक की जियारत करने के बाद निकलने लगे तो अचानक रश काफी ज्यादा हो गया। जुम्मतुल मुबारक का दिन था और जायरीन काफी ज्यादा थे। इसी रश में सरमद का हाथ अपनी माँ से छूट गया। वो अपनी माँ को ढूंढने लगा, मगर इसकी माँ जब 1 घंटे बाद इसे मिली तो एक जानिब को गिरी हुई थी। वो रोजे मुबारक से दूर एक सड़क पर आ गई थी। पत्थर पर सड़ लगने की वजह से सर से खून जारी हो चुका था। कई लोग इसके पास इकट्ठे इसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। सरमद फौरन अपनी माँ को वहां के अस्पताल ले गया, जहां पर इसकी माँ 24 घंटे तक बेहोश रही। जब इसे होश आया तो वो उठकर सरमद को देखने लगी। सरमद फौरन भागकर अपनी माँ के पास गया। इसे ये डर था कि कहीं माँ उठकर एक मर्तबा फिर अपने हाथ में लगी ड्रिप की नलकियां खींच न दे। मगर अगले पल जब इसने देखा कि इसकी माँ तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में इससे बात कर रही है, उल्टा सरमद से पूछ रही है
कि तू ठीक है ना बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। पहले तो सरमत को अंदाजा ना हुआ, मगर जब इसने अपनी माँ की ये बदली हुई हालत देखी तो वो अपनी माँ का चेहरा हाथ में थामकर कहने लगा कि अम्मा, आप ठीक हो गई हैं? आप मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही हैं। क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? ये सुनकर इसकी माँ भी एक पल को रुक चुकी थी। फिर सरमत का हाथ पकड़कर कहने लगी कि नहीं बेटा, तू तो मेरी जान है, भला मैं क्यों तुझसे लड़ाई करूंगी? तू तो सबसे अच्छा बेटा है। तू मुझे यहाँ पर मेरे रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करवाने ले आया। अब हम मक्का मुकरमा भी जाएंगे और उम्रा भी करेंगे। कितनी ही देर तो सरमत सकते की कैफियत में रहा। इसकी माँ का जहनी तवाजुन तो जैसे मामूल पर आ चुका था। वो वहां से अपनी माँ के साथ मक्का मुकरमा भी गया, उम्रे की तमाम तर फराइज सर अंजाम दिए, फिर अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टरों के लिए तो ये बात मौजूदे से कम नहीं थी। कुछ अदवायात दी गई जो कि 6-7 माह लेने के बाद कलसूम का जहनी तवाजुन बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो तो अपने रब की जात का जितना शुक्र अदा करता कम था। इतने सालों बाद इसकी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ये सरमत की फर्मा बरदारी थी और माँ की अतात थी कि खुदा ने इसे बेतहाशा रिस्क दिया। इसने कई जायदादें लेकर अपनी माँ के नाम कर दी और खुशो खुर्रम अपनी वालदा के साथ आगे की जिंदगी बिताने लगा।